फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। मुझे आशा है कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस जो 5 वीडियो आई थी वो देखे होंगे और वहाँ से कुछ न कुछ सीखे होंगे। उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम लास्ट क्लास बात कर रहे थे डिस्काउंट पे, और आइए आज हम लोग डिस्काउंट पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिस्काउंट में और किस कैटेगरी की हमसे सवाल पूछ सकता है और किस प्रकार की सवाल आती है। देखिए, मैं एक दो उदाहरण देता हूँ, उसी को सॉल्व करूँगा और इस उदाहरण से ही आप समझ जाइएगा कि किस प्रकार के डिस्काउंट पूछा जाता है। सामान्यतः डिस्काउंट की जो एंट्री होती है वो भीड़ा नहीं होती है, मतलब वो हार्ड नहीं होते हैं। डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है वो हार्ड होते हैं। आज जो वर्किंग नोट मैं करने वाला हूँ वो वर्किंग नोट पर एकदम प्योरली ध्यान रखेंगे आप, और वर्किंग नोट एक फॉर्मेट बेसिस पर मैं करता हूँ, उस फॉर्मेट को आप याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि डिस्काउंट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर वर्किंग नोट इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो आइए और देखते हैं अपनी वीडियो आगे। जैसे मैं उदाहरण एक ले लेता हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम रतन रुपीज 50,000 and received trade discount at the rate 10% and cash discount at the rate 5% amount paid up to 60%। ध्यान से एग्जाम्पल को देखिए। ट्रांजैक्शन है, ये एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। ये एक एग्जाम्पल है लेकिन रियल में ये ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, आप लोगों के बुक में ये ट्रांजैक्शन के रूप में रहेंगे। देखिए अच्छे से, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रतन रुपीज 50,000 एंड रिसीव ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड अ कैश डिस्काउंट 5%। इतनी कहानी तो कल की बात करी थी। आगे कह रहा है कि अमाउंट पेड अप टू 60%। मैंने कहा कि भाई इसमें पार्टी का नाम दिया है, फिर लेकिन इसने लिखा नहीं कि कैश में पेमेंट किए या उधार खरीदे, तो सामान्यतः उधार मानते थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि डिस्काउंट वो भी कैश वाला तभी मिलेगा जब हम अमाउंट कैश में पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो जितना अमाउंट कैश में पेमेंट करेंगे उतना ही पर हमें कैश डिस्काउंट मिलेगी। ट्रेड डिस्काउंट तो फुल अमाउंट पे मिलता है, इतना पता है हमें, लेकिन कैश डिस्काउंट सदैव कैश में पे होने वाली अमाउंट पर ही मिलेगा। तो यहाँ एक सवाल ने जोड़ा है अमाउंट पेड अप टू 60%, अर्थात यहाँ दो चीज़ें हैं। एक, 50,000 का जो माल है उस पर टीडी पहले काटेंगे कि कितना आएगा टीडी, उसके बाद वह दो भागों में बढ़ जाएगा, एक पेड अप अमाउंट, एक नॉट पेड अप अमाउंट। मतलब एक कैश में भी कुछ हुआ होगा और कुछ उधार भी रह गया होगा, दो चीज़ें इसमें, क्योंकि इसने 60% तक ही पैसा पे किया है। उसका जो बचा बैलेंस 40% है उसको तो इसने अमाउंट अभी पे किया ही नहीं, तो आप उस पर कैश डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम तभी देते हैं जब पेमेंट रिसीव्ड या पेड कैश में हो। ठीक है, तो पहला इसका इंपॉर्टेंस पार्ट्स होता है वर्किंग नोट। मैं वर्किंग नोट करता हूं, उसे जर्नल पे सेट करूंगा और ध्यान पूर्वक आप इसे देखेंगे। ठीक है, आइए पहला वर्किंग नोट, इस अमाउंट को हम लोग क्या मानते हैं, कल बताया था, इसे लिस्ट प्राइस बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। तो अपना लिस्ट प्राइस है 50,000, तो पहले इसमें से घटा लीजिए आप टीडी अर्थात ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो भाई 50,000 का 10% हो जाएगा आपका 5,000, मतलब 50,000। जब 50,000 में से 5,000 घटाइएगा, 50,000 में से ये 5,000 मतलब 10% उसका घटा लीजिएगा, तो आगे आपका अमाउंट 45,000 रुपया। तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स, अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स की भाई परचेजिंग वैल्यू। क्या है ये, परचेजिंग वैल्यू ऑफ गुड्स है 45,000 रुपया। अब ये दो भागों में बटा हुआ है, इसका कुछ भाग जो हम पेड कर दिए हैं और कुछ भाग जो उधार अभी
है। तो देखिए पेड भाग 60%, तो किसी भी चीज़ का 100% होता है, तो भाई जब 60% हम दे दिए तो बचा कितना, तो मात्र 40%। तो वही निकालते हैं इसका नेट पेबल, पेबल पेबल पेड नहीं पेबल, जो पेबल का मतलब होता है दिया जाने वाला, नेट पेबल इन कैश, कि जो अमाउंट कैश में दिया जाना है वो अमाउंट कितना है पहले वो निकालेंगे, तभी तो हम लोग निकालेंगे भाई कैश डिस्काउंट कितना है। ठीक है, तो पहले पेबल अमाउंट निकाल लीजिए। तो 45,000 का ही तो 60% आप पे कर रहे हैं, तो 45,000 का 60% जब निकालेंगे आप तो आपका हो जाएगा 6 चौक 24 और 3 27, अर्थात आपका हो गया 27,000 रुपये जो आपका नेट पेबल इन कैश है, कि आपको कैश में उतना देने हैं। दूसरा कि भाई तो नेट ड्यू भी कुछ रह जाएगा, तो नेट ड्यू अमाउंट कितना हो गया भाई, तो देखो टोटल है 45,000 देने हैं, जिसमें से 27,000 हम दे रहे हैं, तो बचा कितना, तो बचा 18,000। कितना बच गया, 18,000। तो 18,000 रुपया ये तो भाई उधार है, और उधार पर कोई डिस्काउंट नहीं देनी पड़ती। ठीक है, तो डिस्काउंट भैया किस पर देंगे हम, तो डिस्काउंट हम इस अमाउंट पर 27,000 पर मुझे मिलेगा, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो यहाँ डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट मिलेगा तो फायदा होगा, रिसीव होगा, है ना। तो वही अमाउंट निकालते हैं। अब निकालेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट अमाउंट, कैश डिस्काउंट अमाउंट निकाल लेते हैं कि भाई कैश डिस्काउंट कितना मिलने वाला है। तो 27,000 का कितना परसेंट, तो भाई 5% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, अगर 5% की बात करूं तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 500, 7 पचे 35 के 5, 5 दूना 10, 3 13, अर्थात 1350 रुपया ये हो गया हमारा क्या डिस्काउंट वैल्यू है, डिस्काउंट वैल्यू। तो अब बताइए 45,000 का माल, जिसमें 27,000 आपको देने थे, 18,000 उधार रह गया, तो फिर बताइए, तो भाई आप 27,000 में से आपको 1350 रुपया तो छूट मिल गया, तो नेट पेड इन कैश कितना बचा, क्योंकि देखिए जो नेट आप कैश में देंगे उसी को ना लिखेंगे कि भाई मेरे जेब से इतना चला गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेट पेड इन कैश, नेट पेड इन कैश। ध्यान रखिए एक बात कि अभी हम माल खरीद रहे हैं इसलिए पे कर रहे होंगे, इसलिए मैंने लिखा नेट पेड इन कैश, लेकिन जब हम सोल्ड कर रहे होंगे तो वहां पर लिखाएगा क्या बेटा, कैलकुलेशन में कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ लैंग्वेज बदलेगी सेल का, वो बदलेगा क्या, यहाँ लिखा है नेट पेड तो वहां लिखा जाएगा नेट रिसीव्ड। वैसा ही यहाँ पर लिखते हम नेट पेबल तो वहां पर लिखा था क्या नेट रिसीवेबल। क्या लिखा था, सेल के टर्म में मुझे प्राप्त होता तो प्राप्त होता तब प्राप्त होने वाला वर्ड लिखते हैं, और यहाँ मैंने देखो नेट पेबल लिखा है, मतलब कुल देय योग्य कि जो देना दिया जाना है, लेकिन वहाँ पर हम अगर प्राप्त करेंगे सेल में तो वहाँ पर तो मिलेगी, और मिलेगी तो वहाँ पर लिखेंगे नेट रिसीवेबल। ठीक है, और वर्किंग नोट में नथिंग कैन बी चेंज, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते भाई, साधारण है, सिर्फ वर्ड चेंज होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा परचेज वैल्यू है ना, ये अपनी परचेज वैल्यू है, तो वहाँ पर क्या लिखा था सेल वैल्यू, क्योंकि उस समय हम सेल कर रहे होते हैं, है ना। एक ही एग्जाम्पल पर आप दोनों समझ सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो देखिए तो कितना है भाई कैश हमको कितना देना था, देखिए 27,000 दे योग्य है, मतलब देने लायक, उसमें से हमको 1350 रुपया का छूट मिल गया, तो बचा कितना, तो भाई बच गया अपना 25,650 रुपया, 25,650 रुपया। ठीक है, तो 25,650 रुपया जो बच गया अपना, ये अमाउंट आपने रियलिटी में कैश में दिया होगा उसको। ठीक है, 45,000 के माल खरीदे हैं आपने, 27,000 देना था, तो आपके जेब से गया कितना, तो गया आपको मात्र 25,650 रुपया।
1350 रुपया का आपका फ़ायदा हो गया, और फ़ायदा तो डिस्काउंट के रूप में हुआ, तो डिस्काउंट रिसीव को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और तो और कुछ उधार में भी आपने माल ले लिया, तो उधार जब लेते हैं तो पार्टी को याद रखते हैं, तो वही सबको जोड़ करके हम अब एंट्री करेंगे। इसका क्या करेंगे, चलिए एंट्री देखिए, इसका जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगा, तो देखिए पहला भाई परचेज करा है मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो सामान कितना का खरीदा, तो भाई सामान तो मैंने 45,000 रुपये की खरीदी है ना, 45,000 रुपये की खरीदी। आप कॉलम में बनाएंगे, बिना फॉर्मेट के नहीं बनाएंगे आप, ठीक है। आपको ये जो एंट्री है बताए मेरे द्वारा कुछ फॉर्मेट बता दिया गया पहले ही, उस फॉर्मेट में बनाएंगे। मैं तो बस ऐसे ही बना देता हूँ आपको सिखाने के लिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको फॉर्मेट में ही लिखना है, ठीक है, और कहीं भी आप फॉर्मेट में ही बनाएं, ये मेरा सजेशन है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट की प्रैक्टिस रहेगी और प्रैक्टिस की चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। चलिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 हुआ, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, टू कैश अकाउंट, तो कितना हमारे जेब से गया नेट, तो देखिए मेरे जेब से कैश मात्र गया है 25,650 रुपया, ठीक है। और मैंने भाई आप 40% पे किया था, तो कुछ ड्यू भी रह गया था मेरे यहाँ, वो कितना है, तो 18,000। और रतन का पैसा मेरे यहाँ रह गया, क्योंकि रतन बंदा है मुझे माल देने वाला, लिखा हुआ है वहाँ पर परचेज फ्रॉम रतन। इसका मतलब जो 18,000 रुपया है वो रतन को बकाया है मेरे यहाँ, और इस समय रतन मुझे माल देने वाला है, तो देने वाला क्रेडिट के नियम से अनुसार है ना, पर्सनल अकाउंट, रतन एक नाम है, रतन नाम है तो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट है प्लस में उसमें का नियम है देने वाला क्रेडिट, और रतन अभी आपको माल देने वाला है, तो आप क्या लिखेंगे, टू रतन अकाउंट, टू रतन अकाउंट कितना, तो भाई रतन अकाउंट कितना, तो 18,000 रुपया अभी रतन का मेरे यहाँ बकाया है, ठीक है। फिर आगे बात करें तो भाई बराबरी तो नहीं हुआ, तो क्या करें, तो सर आप मैंने एक चीज़ छोड़ी है, देखिए क्या छोड़ी है, तो 1350 रुपये की फ़ायदा आपको हो गया है डिस्काउंट के रूप में, और फ़ायदा हुआ तो आप तो लिखेंगे ज़रूर, और उस फ़ायदा को अभी रिसीव हुआ होगा, डिस्काउंट जो आपको रिसीव हुआ है, तो उस डिस्काउंट को हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, और रिसीव्ड हमेशा फ़ायदा होता है ना। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, अकाउंट अमाउंट कितना, तो भाई 1350 रुपये की फ़ायदा हुआ था, और क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, मैंने लिख दिया, हो गया नरेशन कंप्लीट। और इसे पैकअप भी करते हैं एक लाइन से, है ना। तो देखिए आप लोग देख लीजिए, एक हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गई। तो अब इसी प्रकार दूसरा कुछ टॉपिक, मतलब डिस्काउंट में ही कुछ दूसरा लेवल का देखते हैं कि भाई क्या क्या पूछ सका जाता है, कैसे कैसे समझे, ठीक है। एक चीज़ देखिए, डिस्काउंट का कुछ अलग भाग जो नॉर्मल होता है, पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या करें यहाँ। देखिए ये तो था, इसमें डिस्काउंट लिखा था, क्या था, डिस्काउंट लिखा था, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे चीज़ें आती हैं जहाँ पर लगता है कि डिस्काउंट का कोई जिक्र नहीं करता, फिर भी डिस्काउंट लिया या दिया गया होता है, ठीक है। ये चीज़ें को देखिए, जैसे मैं 2 ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, उसको समझाता हूँ, ठीक है, उसे समझिए, खुद समझ आ जाएगा डिस्काउंट कैसे बिना लिखा बिना कहे भी हमें डिस्काउंट देना या मिलता है, ठीक है। बिना कहे और बिना लिखे भी डिस्काउंट कभी कभी एग्जिस्ट करती है सवाल में, इसलिए ध्यान से देखिए कैसे। तो देखिए मानिए पहले मैंने लिख दिया परचेज फ्रॉम रमेश ₹40,000। पहला सवाल कहा कि रमेश से माल खरीदे 40,000 रुपये की। तो चलिए पहले इसका जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा भाई, जर्नल एंट्री हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका जर्नल एंट्री। देखिए इसका क्या हो जाएगा जर्नल, आप परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना का, तो 40,000 का, और टू
रमेश अकाउंट कितना, तो भाई 40,000 हो गया। ये हो गया पहला टॉपिक्स। थोड़ा आगे देखते हैं। अब इसी अमाउंट को देखिए जब पे करेंगे उस समय देखिए बिना कहे डिस्काउंट हो जाती है, उस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। मैं लिखता हूं उस लाइन को और आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए मैंने लिखा दूसरा में पेमेंट ऑफ रमेश ₹39,000 फॉर हिज ऑल ड्यू, ठीक है। या इसी को लिखा दूसरी तरीका से लिख दिया जाता है ₹93,000 पेड टू रमेश फॉर फुल सेटलमेंट। पूर्ण भुगतान। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पूर्ण भुगतान। ध्यान से देखिए इसने क्या कहा कि पेमेंट ऑफ रमेश ₹39,000 फॉर हिज ऑल ड्यू, कि जितना भी उसका बकाया था उसके लिए मैंने उसको 39,000 रुपये दे दिए। या दूसरी तरफ वही सवाल है, बात बराबर है, दोनों एक ही जैसा है। 39,000 पेड टू रमेश फॉर फुल सेटलमेंट, या पेड टू रमेश फॉर फुल सेटलमेंट, और आगे लिख दिया रहेगा 39,000। अब ध्यान से देखिए अच्छे से बेटा, उसको रमेश को मुझे देने कितने हैं, तो 40,000 देने हैं। मैं उससे दे कितना रहा हूं, 39,000, और कह रहा हूं पूर्ण भुगतान हो गया। क्या हो गया, पूर्ण भुगतान हो गया, ठीक है। तो जब पूर्ण भुगतान कहा 39,000 में, तो 1,000 रुपया गया कहाँ, क्योंकि भैया अब तो उसका खाता बंद करना है हमें, क्योंकि अब उसका कोई बकाया नहीं रहा मेरे यहाँ। मैंने कह दिया ना कोई पूर्ण भुगतान, तो मेरे यहाँ उसका कोई बकाया रह गया नहीं। फिर भी तो यहाँ बिन कहे भी डिस्काउंट है ना, मिला है मुझे, मिला है कि नहीं, बिल्कुल मिला है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो जर्नल एंट्री पहले चेक करेंगे ऊपर कि उसका बकाया कितना था। तो 40,000 बकाया था, तो भाई हम उसको लिखेंगे, उसको 40,000 क्रेडिट था तो उसको खत्म अब किया जाएगा क्योंकि दे दिए। तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए उसको उल्टा करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि माइनस को खत्म करने के लिए प्लस करना पड़ता है, ये बात पता है आपको। तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए हमें डेबिट करना चाहिए। तो मैं रमेश को क्या करूँगा, यहाँ डेबिट करूँगा, रमेश अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना था सर, पूरा बकाया उसका था मेरे यहाँ 40,000, लेकिन आपके जेब से मात्र गया कितना, टू कैश अकाउंट। तो सर मेरे भाई मेरे जेब से तो मात्र 39,000 गया है। ये तो कह दिया ना मैंने 39,000 दिया पूर्ण भुगतान के रूप में। समस्या ये है बाकी 40,000 और दिए 39,000। क्या ये एंट्री सही है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि याद रखिए हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होता है। क्या होता है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, अर्थात डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट जब ये डिफरेंस हुआ दोनों में तो वह गलत है। क्या है, गलत है, ठीक है। और हम गलत नहीं बना सकते। कैसे बनाया भाई, गलत बनाना अच्छी बात तो है नहीं, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ 40,000 डेबिट और 39,000 क्रेडिट है। इसका मतलब 1,000 रुपया नहीं देना पड़ा मुझे, और 1,000 रुपया नहीं देना पड़ा तो 1,000 रुपया का फ़ायदा हो गया मुझे, नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया फ़ायदा। और देखिए अगर फ़ायदा हो गया तो फ़ायदा क्रेडिट और ना कुछ कह रहा है, इसका मतलब वो फ़ायदा डिस्काउंट मिल गया हमको। क्या मिल गया, छूट के रूप में फ़ायदा मिल गया। तो वह अल्टीमेटली हम लोग कुछ ना कहा तो भी यहाँ पर लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना रुपया था, 1,000। 39,000 दे दिए, 40,000 में से तो बचा कितना, 1,000, तो वही फ़ायदा हो गया। क्या लिखेंगे, बिंग पेड टू रमेश, है ना, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। भले इसने सवाल ने कहा था कहीं पे कि मैंने डिस्काउंट दिया, नहीं कहा था, फिर भी हम डिस्काउंट दिए ना।
तो इस प्रकार से बहुत सारे तरीके होते हैं डिस्काउंट को कहने का। डायरेक्ट कह दे तो कैसे करना है, डायरेक्ट ना कहे तो कैसे करना है। मेरी कुछ बातें याद रखिए जो नोट टाइप की है। पहली बात, अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, केवल कैलकुलेशन का वो पार्ट होता है। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। कैश डिस्काउंट दो तरीके की, एक पेड और एक रिसीव। जब पेड करते हैं मतलब मुझे देना पड़ता है किसी को डिस्काउंट, ठीक है, तो उसको हम लोग अलाउड बोलते हैं, और जब हमें मिलता है तो उसे रिसीव्ड बोलते हैं, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। और याद रखिए कि कभी कभी डिस्काउंट का अमाउंट छुपा होता है, कभी कभी डिस्काउंट का अमाउंट डायरेक्ट कह देता है, और कभी कभी इस प्रकार से हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है, जैसे मैंने जो अभी वर्किंग नोट हमने करा था। और याद रखिए जितना अमाउंट कैश में पेमेंट होगा उतना ही अमाउंट का हम डिस्काउंट देंगे, उससे ज़्यादा के अमाउंट पर डिस्काउंट हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट सदैव कैश पेमेंट या रिसिप्ट के साथ चिपका होता है। प्लस में एक बात और, जिधर कैश उधर डिस्काउंट चिपका होगा, अर्थात अगर कैश डेबिट हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, तो पक्का आप कुछ ना कुछ छोड़ रहे होंगे, तो छोड़ रहे होंगे तो आपका नुकसान, तो नुकसान डेबिट होता है। अर्थात अगर आप सेल कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा डिस्काउंट देना पड़ेगा अगर डिस्काउंट की बात कर रहा है तो। और अगर आप परचेज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको डिस्काउंट मिलेगा। और परचेज के टाइम आपका कैश आपके जेब से जाता है तो उस समय आपको डिस्काउंट कैश के साथ ही नीचे क्रेडिट साइन में दिखेगा, अर्थात जिधर कैश उधर डिस्काउंट। मतलब अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, और डेबिट डिस्काउंट को और डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, बता दिया था, लिख दिया था मैंने। और अगर कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा कैश के साथ साथ, और क्रेडिट वाले डिस्काउंट को हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, ठीक है। समझ गए अच्छे से? इसी प्रकार आप, ठीक है, हमारे चैनल से बने रहिए। इसी प्रकार की टॉपिक पूर्ण रूपेण मतलब पूरी तरह अकाउंट की फुल सिलेबस यहाँ आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है बेटा। और तो और आपको एक अनाउंसमेंट्स, अगले वीडियो हमारी बीएसटी की होगी चैप्टर 1 की, ठीक है। और चैप्टर 1 जो हमारा है बीएसटी का वो देखेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। और अकाउंट की वीडियो कुछ दिनों के लिए मतलब कुछ वीडियोज के लिए मतलब रोक दिया जा रहा है। आप डिस्काउंट तक रिवीजन कीजिए और साथ ही साथ बीएसटी भी अपना स्टार्ट कर लीजिए, है ना। थैंक यू फॉर व्यूइंग माई चैनल, ठीक है, एंड वीडियोज एंड थैंक यू फॉर माई ऑल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर। प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी एंड शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स, ओके। Thank you.